हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 मई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई तीनों का ध्यान अच्छे से रखिए। और ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ उस हर एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ताहिरा कुतुबुद्दीन रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली हैं, ये किस अवार्ड से नवाजी गई हैं? नोबेल प्राइज़ से, शेख जायद बुक अवार्ड से, या फिर लॉरेंस वर्ल्ड सपोर्ट से, या फिर द बुकर प्राइज़ से? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, शेख जायद अवार्ड से। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। ये ताहिरा कुतुबुद्दीन, जो कि पहली ऐसी इंडियन है जिन्होंने प्रेस्टिजियस शेख जायद अवार्ड है उसे पाया है। और ये मुंबई के अंदर बॉर्न हुई थी। ये प्रोफेसर हैं और ये लिए ये अवार्ड मिला है इनकी बुक जो इन्होंने लिखी थी, जिसका नाम है अरबिक ओरिएंटेशन आर्ट एंड फाउंडेशन। ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। डॉक्टर ताहिरा है वो यूएस सिटीजन हैं, करंटली वो यूएस सिटीजन है, जो कि बॉर्न हुई थी किसके अंदर? कुतुबुद्दीन फैमिली है इंडिया की, उसके अंदर, और साउथ मुंबई के अंदर ये ग्रो अप हुई हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है, पहला ऐसा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है फर्म्स को? हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा आसाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इसके अंदर लॉन्च किया गया है फर्म्स को, और ये पहला स्टेट बना, ये तो मैंने बता ही दिया है। और इसके अंदर रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम है वो लगाया गया है। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है वो फ्लोइंग होती है, इसकी वजह से हम का एरिया फ्लड प्रोन एरिया है, तो वहाँ पे काफ़ी बार फ्लड देखने को मिलती है और इरोजन होता रहता है सॉइल का, उसकी वजह से। तो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए होता है, तो उसके लिए इंडिया में पहला स्टेट बन गया है आसाम। और फर्म्स एक डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा? आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रन फंड है, यूनिसेफ जिसे बोलते हैं, उन दोनों ने मिलकर काम किया है इसके ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, टू स्टेट सॉल्यूशन। ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो हमें बताना है ये किस कंट्री से रिलेटेड है? ईरान, इजराइल, इराक, सऊदी अरेबिया। तो ये है इजराइल से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं। जेरूसलम है वो कैपिटल है किसकी? इजराइल और पैलेस्तीन दोनों की ही। और टू स्टेट सॉल्यूशन ये फ्रेमवर्क है जो किसके लिए बनाया गया था? इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ये काफ़ी पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, 1967 से भी पहले का है। और टू स्टेट्स है ये इस्टेब्लिश किया गया था इजरायली लोगों के जो जूइस हैं, और पैलेस्तीन के लिए जो पैलेस्तीनियन पीपल हैं उनके लिए। हम देख लेते हैं उनकी लोकेशन। इजराइल ये है, ये वेस्ट बैंक है। पैलेस्तीन है वो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक तक सीमित है। बाकी सारा एरिया किसने कब्जा लिया? इजराइल ने। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं ये पैलेस्तीन हुआ करता था। ये 1946 की पिक्चर है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे क्या है? पैलेस्तीन है। ये जो येलो लाइन में दिख रहा है ये क्या है? ये सारा है इजराइल। देन 1947 के बाद में यूएन का जो प्लान आया था, उसके बाद में क्या हुआ था? इजराइल ने इतनी जगह पे कब्जा कर लिया था, और बाकी ये जो ग्रीन कलर में है ये है पैलेस्तीन। फिर क्या है, इजराइल ने उसके बाद में 1949 टू 67 इसके बीच में और भी ज़्यादा एरिया है उनको कब्जा लिया। अब सिर्फ ये बचे हैं गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। फिर क्या है, ये 2012 की पिक्चर है जिसके अंदर आप देख ही सकते हैं मोस्टली जो पैलेस्तीन है वो डिसअपीयर हो चुका है। और 5 मिलियन पैलेस्तीनियन लोग हैं जिन्हें क्लासिफाइड किया गया है रिफ्यूजी के तौर पे यूएन के अंदर। आप देख सकते हैं ये हमारी प्यारी कंट्री, यहाँ से आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ये अरेबियन सी को क्रॉस करके फिर आपको पर्शियन गल्फ से होते हुए यहाँ पहुँचना होगा। ईरान को भी क्रॉस करना होगा, है इराक को भी क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं जंप कर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन सभी को स्टेटमेंट को कंसिडर करना है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन के रेफरेंस में। चाइना है वो दुनिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, किसके अकॉर्डिंग? रथोडियम ग्रुप की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिसेंटली पब्लिश हुई है। और इंडिया है वो सेकेंड रैंक पे है चाइना के बाद में। मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एमिशन होती हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, नियर अबाउट 55.45% होती हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3, या फिर तीनों की तीनों। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा है वो दूसरी स्टेटमेंट वो गलत है, क्योंकि इंडिया है वो सेकंड नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट है। किसके बाद में? यूएसए के बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट है एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेज का यूएसए के बाद में। सबसे ऊपर है चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडिया आता है।
एक थिंक टैंक है रिथोडियम ग्रुप, उसने पब्लिश किया है रिसेंटली May 6, 2021 को रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। उसके अंदर बताया गया कि चाइना है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस है उसका पोल्यूशन करता है, जो कि 37 मेंबर किसके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के जो मेंबर्स हैं वो साथ मिलकर इतना पोल्यूशन नहीं करते हैं जितना अकेला चाइना कर देता है। 2019 के अंदर 27% जो वर्ल्ड का ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन हुआ था वो चाइना ने प्रोड्यूस किया था। चाइना है वो प्रोड्यूस करता है कितना, 1/4 से भी ज़्यादा ग्लोबल क्लाइमेट पोल्यूशन है वो कर देता है एक टाइम पे। और US है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इसके ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर, कितने परसेंट के साथ, 11% के साथ। और फिर इंडिया है 6% के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की 1992 के अंदर लैंडमार्क जजमेंट आई थी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, इसके ऊपर स्पेशली फोकस दिया कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी। इसके अंदर क्राइटेरिया रखा गया है कि जो क्वालिफाई होगी रिजर्वेशन के लिए उसके अंदर सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है उसको अंदर लिया जाएगा। और 50% जो लिमिट है वो रखी गई है ताकि इंश्योर की जा सके एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी। और किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर 50% है उससे ज़्यादा कोटा नहीं जाएगा। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंदर ये 50% से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया है। और रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने मराठास को क्या दे दिया है, रिजर्वेशन, उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसकी वजह से न्यूज़ में है, तो आप इसके ऊपर ध्यान रखिए। आसानी केस के अंदर उसके अंदर मंडल कमीशन है उसकी रिपोर्ट को भी अपहेल्ड किया गया था और इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट्स हैं उनको भी लिया गया था उसकी। फिर क्या है, कोर्ट ने ये भी कहा था कि 50% है लिमिट, वो एक्सपोनेंशियल सर्कमस्टांसेस के अंदर क्रॉस भी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके अंदर बोला गया है कि ग्रीन ऊर्जा ये अवार्ड है ये किसे ग्रांटेड किया गया है, अभी रिसेंटली दिया गया है, किसे मिला ये, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल, या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इरिटा को ये अवार्ड किस लिए दिया गया है, क्योंकि उसने ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग के अंदर अपना पिवटल रोल दिखाया है। और ये अवार्ड है रिकॉग्नाइज किया जाता है इमेंस कंट्रीब्यूटर है इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर है, किसके साथ में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत उसके साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी है जिसने संजीवनी को लॉन्च की है ताकि कनेक्ट किया जा सके कोविड पेशेंट्स को जो कि पोटेंशियल रखते हैं प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए, उनके साथ में कनेक्ट करने के लिए। तो हमारे ऑप्शन हैं स्नैपडील, मिंत्रा, क्विकर, अमेजोन। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा स्नैपडील। देख लेते हैं, लोगों को कोविड-19 से अफेक्टेड लोगों को हेल्प करने के लिए प्लाज्मा ट्रांसपेरेंसी की जाती है। तो स्नैपडील ने लॉन्च किया है, संजीवनी इनिशिएटिव लिया है इन्होंने ताकि कनेक्ट किया जा सके जिनको ज़रूरत है और जो डोनर्स हैं दोनों को ही। ये लेवरेज कर रहा है अपनी वाइड रीच को अक्रॉस जो छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़ हैं उसके अंदर भी इसका काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है के लिए। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में, MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है और ये काम करती है डेवलपमेंट के लिए किसके, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट के। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ये बताना है हमें। हमारे ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि ये सेंटर सेक्टर नहीं, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, सेंटर सेक्टर स्कीम है उसके अंदर सारी जो ग्रांट दी जाती है, वो सारे जो पैसे दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, सेंटर के द्वारा। लेकिन जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके अंदर स्टेट और सेंटर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसने एलोकेट किए हैं रिसेंटली 2250 करोड़ रुपीज़ 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए, किसे, MIDH को। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसके अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा हॉर्टिकल्चर सेक्टर का ताकि कन्वे किया जा सके किसे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट और जो ट्यूबर क्रॉप है, मशरूम है, उन सबको। और MIDH है वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। कौन से हैं वो, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, नो पॉवर्टी एंड जेंडर इक्वालिटी। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना है किसके रेफरेंस में, कनेक्ट कॉमर्स, ये क्या है इसके बारे में बताना है हमें, कनेक्ट कॉमर्स के बारे में बताना है हमें।
ये क्रिएट कर रहा है रोड मैप किसके लिए, डिजिटल इंक्लूसिव भारत के लिए। और ये कनेक्ट कॉमर्स से ये रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है किसके द्वारा, नीति आयोग और मास्टर कार्ड के द्वारा। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसके बारे में वो थोड़ा और जान लेते हैं। ये प्रमोट करता है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को और अकॉर्डिंग टू NFHS सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 2020 के अंदर ओनली 42% वो इंडियन वुमेन्स ऐसी हैं जिन्होंने लाइफ में कभी इंटरनेट यूज़ किया है, किसके कंपेयर में, 62% मैन के कंपेयर में। और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इसके द्वारा, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंस इंक्लूजन 2019 और 24, जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी, इन तीनों को मिलाकर जो योजना बनाई गई है कनेक्ट करने की, उसको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को, RBI का जो प्रोडक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी लेकर आने की, और चिल्ड्रंस के लिए जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए पॉकेट मनी, इन सबको भी ये सब और इनिशिएटिव हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा, बैरन आइसलैंड कहाँ लोकेटेड है, अंडमान सी में, साउथ चाइना सी में, मेडिटेरेनियन सी में या फिर ब्लैक सी में। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा अंडमान सी के अंदर। देख लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, ये क्यों न्यूज़ में है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, उन्होंने रिसेंटली पकड़ा है 4 म्यांमारी पोचर हैं जो फिशिंग कर रहे हैं इलीगली इंडियन ओशन के अंदर बैरन आइसलैंड के पास में। बैरन आइसलैंड है वो अंडमान सी के अंदर लोकेटेड है, कहाँ पे, जंक्शन पे, जहाँ पे इंडिया और बर्मा टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वहाँ पे। फिर क्या है, बैरन वोल्केनो है वो इंडिया का बल्कि सदर्न इंडिया का अकेला एक्टिव वोल्केनो है। आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये हमारा इंडिया है, ये इंडियन ओशन है, उसके अंदर पड़ता है बैरन आइलैंड। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.